हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान 1 के पाठ 11 प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश का अपसरण और अभिसरण देखना है, जिसमें डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। तो इसके जो टॉपिक में पढ़ाऊंगी उसके लिए आपको कुछ प्रश्नोत्तर पहले दूंगी, प्रश्न जैसे दूंगी उसको किताब से हमें समझना है। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, स्वाध्याय में भी इसके कुछ कुछ प्रश्न हैं, लेकिन हम जो टॉपिक पेज नंबर 123 से 126 तक के हम पढ़ने वाले टॉपिक, वो सारे इसमें प्रश्नों द्वारा कवर किए गए हैं। तो इस पेज पे जो मैं प्रश्न लिखी हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सबसे पहले आप एक प्रश्न लिखना है और इसका उत्तर किताब से समझना है। तो कुल 9 प्रश्न मैं दे रही हूँ जो अवतल और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बना लिए हैं। तो उसके बाद का ये टॉपिक पेज नंबर 123 से लास्ट पेज नंबर 126-27 तक हमें ये करना है, तो हमारा पाठ ये पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा पाठ का एंडिंग टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो ये देखने के लिए हम पेज नंबर यहाँ दिया गया है कि पेज नंबर 123 पर ही इसका उत्तर है, अभी मैं बता रही हूँ। पेज नंबर 124 पर उसकी आकृति है, वो भी समझा देती हूँ। तो पहले लिख कर उसके नीचे आकृति बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अर्थात मिलती हैं। तो जिसको नहीं पता यहाँ लिख सकता है, यहाँ अभिसारी के बाद अर्थात मिलती हैं, अर्थात करके ऊपर लिख सकते हैं। उसी लाइन में आपको कंटिन्यू करना है, अर्थात मिलती है तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर इसका डायग्राम देखने के लिए, डायग्राम यहाँ दिया गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम अवतल दर्पण बनाने के लिए बोला गया है, आप लोगों को मुख्य अक्ष खींच के 4 सेंटीमीटर एक केंद्र निशान लगा लेना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अर्धगोल वृत्त बनाना है और फिर उसे पीछे की ओर छायांकित करना है, आगे की ओर चमकीला दिखाना है। सी और जहाँ वो मुख्य अक्ष को काट रहे हो वहाँ पी नाम देना है, सीपी का आधा एफ मुख्य नाभि लेना है और एफ और पी के बीच में नाभ्यांतर होता है, ये दिखाना है, स्मॉल एफ। तो ये सारी जानकारी लिख लेना है। उसके बाद जैसे पहला नियम लगाना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। तो चाहे जितने भी किरणें निकाल लो, दिखा दो, ऊपर से नीचे से, सब ये परावर्तित होकर एक और एक बिंदु एफ पर मिलेंगी। तो जब ये सारी किरणें असंख्य, ये तो गिन के 6 किरणें दिख रही हैं, अगर हमें असंख्य किरणें लाए तो असंख्य किरणें यहाँ एक बिंदु पर मिलेगी। तो एक बिंदु पर मिलना अर्थात अभिसरित होना कहलाता है, इसीलिए अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। तो वो परिभाषा पेज नंबर 123 का लिखने के बाद आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तल दर्पण के बारे में है कि उत्तल दर्पण को, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आकृति द्वारा स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर पेज नंबर 124 पर है, जिसे मैं पढ़ रही हूँ और उसको आप लिख सकते हो। फिर आकृति जो हमने अवतल दर्पण का देखा उसी के ठीक नीचे उत्तल दर्पण का बना है वो बनाना है, वो भी पेज नंबर 124 पर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होने के उपरांत अपसरित होती हैं, अर्थात दूर जाती हैं। यहाँ पे लिखना है, दूर जाती हुई नजर आती हैं, दूर जाती हुई नजर आती हैं। ये अपसरित का मतलब यहाँ दिया गया है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका डायग्राम, इस क्वेश्चन
ये जो हमारा डायग्राम था ये क्वेश्चन 1 का था और ये डायग्राम है हमारा क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 2 में उत्तल दर्पण कैसे बनाते, सबसे पहले मुख्य अक्ष खींच लो और उसके बाद हम यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए यहाँ सी लेते हैं, यहाँ पे सी इस तरफ सी लेना है, जैसे एक्स अक्ष के दाईं ओर लेना है धनात्मक दिशा की तरफ। सी बिंदु का निशान बनाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हम एक अर्धगोल खींचेंगे और उसे अंदर की ओर छायांकित कर देंगे, बाहर की ओर चमकीला करेंगे और जो मुख्य अक्ष काटेगा उसे पी लिखेंगे। सी पी का आधा एफ लिखेंगे और एफ और पी के बीच की दूरी नाभ्यांतर दिखाएंगे स्मॉल एफ। ये बहुत ज़रूरी है इन संकेतों को समझना, क्योंकि आगे इसके आधार पर सूत्र बनने वाले हैं। तो ये ऊपर ये क्वेश्चन 2 मैंने मार्क किया है, क्वेश्चन 2 का परिभाषा उत्तर लिखकर ये डायग्राम क्वेश्चन 2 का बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर कि ये वैज्ञानिक कारण है कि पुरुष दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कारण बताओ। तो अवतल और उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग पुरुष जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाना, इसका उत्तर क्वेश्चन 3 का यहाँ मार्किंग किया गया, यहाँ से यहाँ तक है। मैं पढ़ देती हूँ, पढ़ के समझा देती हूँ कि दाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष दर्पण अवतल दर्पण होता है और इस दर्पण को चेहरे के पास पकड़ने पर दर्पण में चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए जो चेहरे पे छोटे छोटे बाल हैं वो आसानी से बड़े रूप में दिखाई देते हैं और आसानी से वो कट हो सकते हैं, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी दर्पण को जब हम चेहरे से दूर दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता जाता है। तो यही खास बात है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण, पुरुष जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 का उत्तर हो गया जो यहाँ मार्क किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर कि कार, मोटरसाइकिल, अन्य वाहनों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ये इसका उत्तर भी पेज नंबर 124 पर है। हम कई गाड़ियों में देखते हैं, सभी गाड़ियों में, कई क्या सभी गाड़ियों में जो रोड पे चलती हैं, मोटर हो, ट्रक हो, रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, सब में सामने एक हम जहाँ बैठते हैं ड्राइवर वहाँ दोनों तरफ आईना लगा होता है। वो आईना जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और ये उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में देखने पर चेहरे का प्रतिबिंब सीधा परंतु छोटा बनता है और दर्पण से दूर जाने पर प्रतिबिंब छोटा होते जाता है परंतु वो सदैव सीधा ही रहता है। इस कारण आसपास के अन्य वस्तु भी दर्पण में दिखाई लेने लगते हैं। अर्थात जैसे गाड़ी आगे चल रही है, ड्राइवर जब उत्तल दर्पण में देखता है तो उसे गाड़ी के पीछे सभी गाड़ियां छोटे रूप में दिखाई देने लगती है। उससे अंदाज़ा लग जाता है कि पीछे कितनी दूरी पर गाड़ी और कितनी संख्या में गाड़ी आ रही है, तो इससे एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। इसीलिए मोटर और मोटरसाइकिल, अन्य कार, स्कूटर में, ट्रक में हम उत्तल दर्पण लगा हुआ देखते हैं। तो ये उसका रीज़न है। ये क्वेश्चन 4 का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, ये आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद है कि क्वेश्चन 5, अभिसरित प्रकाश पुंज का उपयोग कहाँ होता है। तो अभिसारी दर्पण जो हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसी से लेके अवतल दर्पण से ही लेके अभिसरित प्रकाश पुंज तैयार होता है और उसका उपयोग कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन 5 का उत्तर यहाँ मार्किंग किया गया। ये क्वेश्चन 5 का मार्किंग है। क्वेश्चन 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है, पढ़ देती हूँ। इस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, कान, आँख के डॉक्टर इत्यादि उपयोग करते हैं ताकि जितनी नज़दीक हम वस्तु के पास रखेंगे वह सीधा और बड़े रूप में दिखाई देता है और साफ साफ सही दिखाई देने से उसका इलाज होता है। तो अभिसरित प्रकाश का उपयोग सौर उपकरणों में भी किया जाता है। तो ये है उपयोग अभिसारित प्रकाश पुंज का उपयोग दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर और सौर उपकरणों में किया जाता है। ये आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अपसरित प्रकाश पुंज का उपयोग कहाँ किया जाता है। 124 पर क्वेश्चन 6 का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 का उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है।
ये मार्किंग आप लोगों को करना है। क्वेश्चन 5 इधर से इधर तक है। क्वेश्चन 6 यहाँ से यहाँ तक है। पढ़ देती हूँ। क्या है कि जिस समय हमें स्रोत से आने वाले प्रकाश का फैलना अपेक्षित होता है उस समय अपसरित प्रकाश पुंज का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे हम चाहते हैं कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो दूर तक फैले, तो फैलने वाला भाव जब हमें अपेक्षा में रहता है तब अपसरित प्रकाश पुंज का उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में है रास्ते का बल्ब, टेबल लैंप इत्यादि में अपसरित दर्पण का उपयोग होता है। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 6 है। ये उत्तर लिख लेना है। फिर उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण का चिन्ह संकेत क्या है। तो ये हम संकेत जो हमारे पेज नंबर 125 पर डायग्राम बना हुआ है उसको हम देखते हैं, उसके आधार पर ये लिखना है। तो चिन्ह संकेत के बारे में यहाँ समझाया गया है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये कट है हमारा पोर्शन, सीधे हमें चिन्ह संकेत जो बहुत अच्छे से दिया गया करना है। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष खींचा गया है और ये वाई अक्ष, और यहाँ लिखा भी है एक्स अक्ष वाई अक्ष लिखा गया है। तो हम आलेख में पढ़े हैं कि एक्स अक्ष का दाईं ओर धनात्मक होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होता है, वाई अक्ष का ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। तो ये आपको पार्ट 7 में जो बताया गया था ना वो चिन्हों को ध्यान में रखना है। अब इसमें हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। तो यहाँ से जब अवतल दर्पण बनता है तो यहाँ चमकीला और इधर पारदर्शी बना दिया जाता है, और उसके बाद वस्तु हम अधिकतर यहाँ पर रखते हैं, वस्तु यहाँ पर रखते हैं, और सिर्फ वह जब बहुत ही नज़दीक वस्तु होती है तब एक बार प्रतिबिंब इस तरफ दाईं ओर बनता है। नहीं तो अधिकतर अवतल दर्पण में जिस ओर वस्तु यानी एक्स अक्ष के बाईं ओर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बाईं ओर बना है लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे बना है। तो इस वजह से ये चिन्हों को ध्यान में रखते हुए वस्तु की ऊंचाई h1 है, वस्तु की ध्रुव से दूरी u है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v है और नाभ्यंतर f है। सब कुछ यहाँ इसी तरफ दिया गया है। तो इसको चिन्ह पहचानने के लिए हमें बस एक्स वाई अक्ष में जो चिन्ह बताया गया है उसका उपयोग करना है। तो जैसे कि h1 जो है वस्तु की ऊंचाई है तो वो y अक्ष ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर, तो h1 धनात्मक है। u जो है वो x अक्ष के बाईं ओर है और ये वस्तु से ध्रुव की दूरी है तो ये ऋणात्मक हो गया। h2 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वह y अक्ष के नीचे की दिशा में इसलिए वो निगेटिव है, और प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी जो है वो हमारा क्या है v दर्शाया गया है, और वो बाईं ओर है एक्स अक्ष के इसलिए वो निगेटिव है। तो ये सब निगेटिव आ गया है। और f जो है f स्मॉल f नाभ्यंतर f और ध्रुव के बीच की दूरी है, मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच की दूरी वो भी एक्स अक्ष के बाईं ओर है इसलिए वो भी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में जो ये संकेत है 5 u v h1 h2 f, u क्या है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, h1 जो है वस्तु की ऊंचाई, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, f नाभ्यंतर। उसमें अवतल में सिर्फ एक h1 जो है धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, ऐसे याद करना है। तो अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण हम जब बनाते हैं तो वो कैसा इस तरफ से उसका हम करते हैं, ऐसे बनता है जैसे यहाँ दिखाया गया है छोटे रूप में। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया, और ये दर्पण ऐसे बना हुआ है। अंदर की ओर इसको अपारदर्शी करके बाहर की ओर चमकीला कर दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि CFP जो है ना एक्स अक्ष के दाईं ओर ही है, तो जिसके वजह से स्मॉल f क्या हो गया धनात्मक हो गया क्योंकि वो एक्स अक्ष के दाईं ओर है। और यहाँ वस्तु की ऊंचाई जो है h1 है वो एक्स अक्ष के बाईं ओर है, लेकिन h1 जो होगा वो धनात्मक आएगा, और u जो है वस्तु की दूरी जो है वो एक्स अक्ष के बाईं ओर है वो ऋणात्मक आएगा। और प्रतिबिंब बनता है दाईं ओर तो h2 धनात्मक है और v भी धनात्मक है, f भी धनात्मक है। तो उत्तल दर्पण में देखा जाए तो u सिर्फ एक जो है वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी u जो है ऋणात्मक होता है, बाकी सब जो ये
प्रतिबिंब की दूरी है, H1 वस्तु की ऊंचाई, H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और F नाभ्यंतर सब धनात्मक होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अवतल में H1 को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, उत्तल में U को छोड़कर बाकी सब धनात्मक होते हैं। तो इस तरह से ये चिन्हों को याद रख सकते हो, नहीं तो ये फिर x अक्ष y अक्ष खींचकर भी चिन्हों को याद कर सकते। तो ये जो जानकारी मैं दी हूँ यहाँ सब ये लिखा गया है, आप लोगों को इसे अच्छे से लिख लेना है। किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया ना, अवतल और उत्तल दर्पण का चिन्ह संकेत क्या है। तो आपको यही आकृति बनानी है और ये सारे पॉइंट जो मैं अभी समझाई हूँ सब इसमें लिखा है, ये लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दर्पण सूत्र या मिरर फार्मूला क्या है। तो मिरर फार्मूला में सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। जो आपको इस किताब में ये क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 यहाँ से लिखना है। पहले सूत्र लिखना है क्वेश्चन 8 का, फिर जानकारी देना है। तो v क्या है? हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का ध्रुव से दूरी है। u क्या है? वस्तु का ध्रुव से दूरी है। और f क्या है? नाभ्यंतर। ये तीनों को लेकर ये इम्पोर्टेंट फार्मूला बना है और यहाँ उसकी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 8 भी पूरा हो गया। उसके बाद हम गोली दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन का सूत्र देखेंगे। तो आवर्धन का सूत्र देखने के लिए गोली दर्पण द्वारा होने वाले जिस आवर्धन मैग्निफिकेशन, तो उसको दर्शाया गया कैपिटल M से, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9, गोली दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन का सूत्र लिखो। तो आवर्धन के सूत्र में प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से तुलना करते हैं, तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बना उससे उस दर्पण का आवर्धन पता चलता है। तो दर्पण का आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई H2/H1, या फिर दूसरे रूप में किया गया कि m बराबर -v/u होता है। तो आपको पहले ये लिखना है क्वेश्चन 9 के उत्तर में, गोली दर्पण द्वारा होने वाले आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक टिक कर लीजिए। उसके बाद ये पहला सूत्र लिखना है, पहला नंबर डाल के जो अभी पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरा सूत्र m बराबर -v/u दूसरा नंबर डाल के लिखना है। और इसके बाद फिर इसका एक यहाँ में जो लाइन जोड़ी वो लिखना है, 1 और 2 से हमने तुलना किया तो नया सूत्र है H2/H1 बराबर -v/u। ये तीसरा सूत्र भी लिख लेना है जो किताब में तुलना करके नहीं दिया है, सवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पेज नंबर 126 का सवाल हल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, 2 महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, उसको अच्छे से हल कर लेना है।